हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम विदेशी सहायता क्या होती है, इसका मीनिंग, डेफिनेशंस, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके रूप कौन कौन से हैं। दो रूप पढ़े थे। दो रूप के रूप में विदेशी सहायता दी जाती है, ऋण और अनुदान के रूप में। फिर आगे उसके प्रकार पढ़े थे। विदेशी सहायता को 4 प्रकार के आधार पर डिवाइड किया गया था। पुनर्भुगतान के दायित्व के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, शर्तों के आधार पर और स्रोत के आधार पर। फिर उसके आगे विदेशी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के बारे में हमने जाना था। 5 प्रकार के उद्देश्य थे: मानवीय उद्देश्य, विचारधारा का प्रचार, आर्थिक उद्देश्य, सहयोग प्राप्ति और राजनीतिक उद्देश्य। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अर्धविकसित देशों को विदेशी पूंजी की आवश्यकता के क्या क्या कारण हैं जिसके लिए उनको विकसित देशों से विदेशी सहायता लेनी पड़ती थी। ये पॉइंट्स या ये बिंदु हमने कल देख लिए थे। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ते हैं विदेशी पूंजी के दोष, खतरे, समस्याएं कौन कौन सी हैं। इस टॉपिक में से बड़ा क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। विदेशी पूंजी के दोष या खतरों को 2 भागों में बांटा गया है: राजनीतिक दोष और आर्थिक दोष। राजनीतिक दोष में पहला खतरा या पहली समस्या है देश की सुरक्षा को खतरा। विदेशी पूंजी पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। संकटकालीन परिस्थितियों में जब देश को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उस समय विदेशी विनियोजक अपनी पूंजी की सुरक्षा की चिंता ज़्यादा करते हैं तथा उसे वापस ले जाने का प्रयास करते हैं, और उससे देश का जो सुरक्षा है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से विदेशी पूंजी का एक दोष है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरा इसका दोष है राजनीतिक अस्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक कहावत चलती है कि विदेशी पूंजी राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। विदेशी सहायता प्रदान करने वाला देश सहायता प्राप्त करने वाले देश के राजनीतिक मामलों में अवांछित हस्तक्षेप करता है तथा उसकी इच्छा अनुसार कार्य एवं निर्णय करने पर वहीं की सरकार को अपदस्थ करने से भी नहीं चूकता। यानी वहाँ की सरकार के जो निर्णय, डिसीजंस या पॉलिसीज ली जाती हैं उनमें भी उनका हस्तक्षेप होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है देश के अंतर्गत। जो भी देश विदेशी सहायता प्राप्त करता है उस देश के अंतर्गत जो विकसित देश हैं जिन्होंने विदेशी सहायता दी है उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है। तीसरा है राजनीतिक पराधीनता। विदेशी सहायता को आर्थिक साम्राज्यवाद का द्वार कहा जाता है। सहायता देने वाले देश सहायता प्राप्त करने वाले देशों की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में दखल देने लगते हैं और उन्हें अपने हितों के अनुरूप रखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्यापार के साथ ध्वजा चलती है। विश्व के अनेक राष्ट्रों का इतिहास गवाह है कि विदेशी पूंजी के आयात से वह देश आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पराधीन हो गया है। यानी धीरे धीरे जिस देश ने विदेशी सहायता प्राप्त की है उस देश पर जिस देश ने विदेशी सहायता दी है उस देश का धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे पराधीनता की तरफ, राजनीतिक पराधीनता की तरफ देश बढ़ता चला जाता है। उस पर उसका वर्चस्व होने लग जाता है। एक तरीके से राजनीतिक पराधीनता आ जाती है देश के अंतर्गत। अगला इसका जो राजनीतिक दोष है वह है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। विदेशी पूंजी के विनियोजक अपने देशवासियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति देते हैं तथा स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जाती है। भेदभावपूर्ण नीति को फॉलो कर लिया जाता है। भेदभावपूर्ण नीति के पीछे यह उद्देश्य रहता है कि ऋणी देश के नागरिक आधुनिक तकनीक व पद्धति से बिल्कुल अनभिज्ञ रहें। यानी जो भी अर्धविकसित देश हैं उसके नागरिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं उनसे अनभिज्ञ रहें, उसको समझ नहीं पाए। इस वजह से एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी देश में किया जाता है। और लास्ट है शर्त युक्त सहायता।
विकसित देशों के द्वारा जो सहायता दी जाती है वह प्राय शर्त युक्त होती है, यानी विदेशी सहायता देने के साथ साथ कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की कंडीशंस रखी जाती हैं। यह सहायता या तो इस प्रकार से हो सकती है कि जितना भी वो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, विदेशी सहायता प्रदान करते हैं विकसित देश, उसकी संपूर्ण राशि का प्रयोग उसी देश से माल खरीदने में किया जाए, या निश्चित परियोजना या निश्चित विशेष क्षेत्र के लिए ही प्रदान की जाए। किसी न किसी प्रकार की कुछ लिमिटेशंस या शर्त विकसित राष्ट्रों के द्वारा रखी जाती हैं। तो ये राजनीतिक दोष हैं विदेशी पूंजी के, जिनको हम खतरा भी कह सकते हैं, समस्या भी कह सकते हैं, डिमेरिट्स भी कह सकते हैं। अब बात करें आर्थिक दोष की। आर्थिक दोष बहुत सारे हैं, यहाँ मैंने केवल 6 आर्थिक दोष लिखे हैं। पहला है इसमें घरेलू पूंजी से प्रतिस्पर्धा। विकसित देशों की औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जबकि उसके मुकाबले स्वदेशी तकनीक परंपरागत होती हैं, पुरानी तकनीक होती हैं। जब किसी विकासशील देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह होता है तो वह घरेलू पूंजी से प्रतियोगिता प्रारंभ कर देती है और स्वदेशी पूंजी इसका सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, क्योंकि विकसित राष्ट्रों की टेक्नोलॉजी और विकासशील या अर्ध विकसित देशों की टेक्नोलॉजी में रात दिन का अंतर है। जैसे ही विदेशी सहायता आएगी तो वहाँ वो क्या करेगी, वो कंपनियां घरेलू जो स्वदेशी टेक्निक हैं इनसे प्रतिस्पर्धा होती हैं और ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि जो अर्धविकसित देशों की जो तकनीक हैं वो उसके मुकाबले फीकी रह जाती हैं और धीरे धीरे आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण विदेशी कंपनियों के हाथों में सिमटने लग जाता है। दूसरा है असंतुलित विकास। विदेशी पूंजी से असंतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसे उद्योग जिनमें ज़्यादा मुनाफा होता है, स्वाभाविक तौर पर विदेशी पूंजी का विनियोजन उन्हीं उद्योगों में ज़्यादा होता है। इससे पूंजीगत व गैर जरूरी वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होता है तथा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग पिछड़ने लगते हैं और देश में आवश्यक उपभोक्ता योग्य वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है और उनकी कीमतों में वृद्धि होने लगती है। देश का इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है, असंतुलित विकास हो जाता है। जो वस्तुएं ज़्यादा उत्पादन करने योग्य हैं, उपभोग योग्य जो वस्तुएं हैं उनका कम उत्पादन होता है और जो वस्तुएं ज़्यादा मनी अर्जन करके देती हैं उनका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार एक देश में इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करती है विदेशी जो सहायता दी जाती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण। विदेशी पूंजी का विनियोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जिनसे कच्ची सामग्री का उत्पादन बढ़े और उसे विकसित राष्ट्रों के उद्योगों के लिए निर्यात किया जा सके। विदेशी पूंजी ने भारत का सदैव ही आर्थिक शोषण तथा प्राप्त लाभों को विदेशों में भेजा जाता रहा है। इससे क्या होता है, इससे जिस देश को सहायता प्राप्त हो रही है वहाँ का इकोनॉमिक शोषण होता है, क्योंकि उसका अधिकांश फायदा विकसित राष्ट्रों को ही मिलता है, क्योंकि उनके लिए कच्चा माल उनके लिए आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये कहीं न कहीं विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला देश आर्थिक शोषण की तरफ बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है ऋण भार में वृद्धि। ऑटोमेटिकली विदेशी सहायता लेंगे तो ऋण भार में वृद्धि होगी। विकासशील देशों पर ऋण तथा उस पर ब्याज का भार इतना तेजी से बढ़ता जाता है कि उसे चुकाने के लिए फिर नया ऋण लेना पड़ता है। इससे देश ऋणग्रस्तता के विषम चक्र में फंस जाते हैं, यानी टोटली ऋण भार में वृद्धि होती चली जाती है। भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव। भुगतान संतुलन पर भी विदेशी सहायता का विपरीत प्रभाव पड़ता है। विकास कार्यों के लिए अधिकाधिक आयात करने के कारण विकासशील देशों का भुगतान संतुलन तो वैसे ही प्रतिकूल होता है। ऋणों को चुकाने हेतु और ज़्यादा ऋण तथा ऋण सेवा भार के कारण यह प्रतिकूलता और भी बढ़ जाती है। इससे विदेशी विनिमय संकट गहरा जाता है। तो विदेशी सहायता से भुगतान संतुलन पर नेगेटिव या विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूंजी निर्माण की धीमी दर। विदेशी पूंजी के आगमन से एक देश का बहुत सारा धन तो
उसको पुनः चुकता करने में यानी रीपेमेंट करने में चला जाता है तथा ब्याज के रूप में ही खप जाता है। क्योंकि अगर किसी देश ने यदि विदेशी सहायता ली है तो वापस उसको मूलधन प्लस ब्याज चुकता करना होगा। इसी में पूंजी नष्ट हो जाती है तथा साथ ही कमाए जाने वाला लाभ विदेशी कंपनियां अपने देश में ले जाती हैं। अतः देश में विनियोजित राशि ज़्यादा बच नहीं पाती, जिससे पूंजी निर्माण की दर बढ़ने की बजाय धीमी हो जाती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से विदेशी पूंजी के दोष भी हैं। इनके अलावा और भी हैं। अनुकूल परिस्थितियों की साधी, अपव्यय की आशंका, पहल साहस की कमी, रख रखाव, आयातों में वृद्धि, निर्यातों पर प्रतिबंध, अनुचित लाभ, अनिश्चितता की समस्या, सीमित अवशोषण क्षमता, बहुत सारे इकोनॉमिक दोष हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने चुनिंदा कुछ ही जो दोष हैं वो लिखे हैं। अब आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी सहायता के प्रभाव। विदेशी सहायता के इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़े हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अनुकूल प्रभाव भी पड़ा है विदेशी सहायता का और प्रतिकूल प्रभाव भी देखे गए हैं इंडियन इकोनॉमी पे विदेशी सहायता के। यहाँ से बड़े क्वेश्चंस, ज़्यादा चांस हैं बड़े क्वेश्चंस बनने के। हो सकता है लघुतरात्मक क्वेश्चन भी पूछ लें। बात करें अनुकूल क्या प्रभाव पड़े हैं विदेशी सहायता का इंडियन इकोनॉमी पर। अनुकूल प्रभाव, विनियोग स्तर में वृद्धि हुई है। विदेशी पूंजी के कारण देश के विनियोग स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विदेशी पूंजी ने देश में आंतरिक बचतों के पूरक के रूप में भी कार्य किया है और इससे जैसे जैसे विदेशी सहायता मिली है वैसे वैसे इन्वेस्ट कार्यों को बढ़ावा दिया गया है, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है। तो निश्चित तौर पर विनियोग स्तर में वृद्धि देखी गई है इंडियन इकोनॉमी में। औद्योगिक विकास, विदेशी सहायता के उपयोग से देश में आधारभूत उद्योगों, लोहा इस्पात उद्योगों, पेट्रोलियम तेल शोधनशालाओं आदि का विकास हुआ है। देश में इंडस्ट्री को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है और निर्माण उद्योगों के लिए भारत को विदेशी सहायता मिली है। उसके लगभग 80% का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग को विकसित करने के लिए किया गया है। यानी जो मेजरली विदेशी सहायता का उपभोग हुआ है इंडस्ट्री में वो लोहा और इस्पात उद्योग के लिए हुआ है। कीमत स्थायित्व, देश में कीमत स्तर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए विदेशी सहायता का एक बड़ा भाग लगभग 35 से 40% तक आवश्यक वस्तुओं के आयात पर खर्च किया गया है। यानी खाद्यान्न, पेट्रोलियम, रासायनिक खाद की भारी मात्रा में आयात किया जाता रहा है ताकि एक तरफ कीमतों में स्थायित्व रहे और दूसरी तरफ अधिक उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो। इस प्रकार विदेशी सहायता से इंडियन इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी भी देखी गई है, यानी वस्तुओं के दाम ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। अगला है परिवहन व संचार साधनों का विकास हुआ है। विदेशी सहायता से देश में परिवहन व संचार साधनों का तेजी से विकास संभव हो पाया है। विदेशी सहायता का लगभग 15% परिवहन व संचार साधनों पर खर्च किया गया है। तकनीकी साधनों का विकास, देश में टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिला है। विदेशी सहायता के कारण देश में विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं, भारतीयों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी परामर्श की व्यवस्था तो की ही गई है, साथ ही अनुसंधान कार्यों को भी बढ़ावा मिला है। विदेशी सहायता से देश में अनेक तकनीकी संस्थाओं की स्थापना संभव हो पाई है। तो ये भी इंडियन इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है कि तकनीकी साधनों का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला है। और विदेशी विनिमय संकट का निवारण, विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लेने से यद्यपि विदेशी देनदारी में वृद्धि हुई है, परंतु साथ ही विदेशी विनिमय संकट को दूर करने में भी सफलता मिली है। यानी पहले का जो संकट था, पहले जो यानी दूसरे देश से जो ऋण लिया गया है पहले, उसको चुकाने में सहायता मिली है। सीधा सा मतलब ये है, जैसे दो देशों से यदि विदेशी सहायता ली गई है तो दूसरे देश से जो विदेशी सहायता ली है उससे पहले देश से जो सहायता ली है उसका रीपेमेंट कर दिया गया है। सीधा सा मीनिंग ये है। इस वजह से विदेशी विनिमय संकट का निवारण भी किया गया है। और भी कई पॉजिटिव इफेक्ट हैं, जैसे भुगतान संतुलन में सुधार हुआ है, आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, सामाजिक सेवाओं में वृद्धि हुई है, इंडिया के जो उद्यमी हैं उनको लाभ हुआ है, राजनीतिक सहयोग में वृद्धि हुई है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। कई सारे पॉइंट्स हैं
अनुकूल पॉइंट्स विदेशी सहायता के जो इंडियन इकोनॉमी पे दिखाई देते हैं, हम बहुत सारे बिंदु इसके ऊपर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ जो पॉइंट मेंशन किए हैं वही बिंदु आप लिखें, और भी बिंदु हैं जो मैंने बताए हैं। प्रतिकूल प्रभाव की बात करें तो राजनीतिक दबाव इससे बड़ा है, इंडियन इकोनॉमी पे राजनीतिक दबाव पड़ा है। विदेशी सहायता के कारण भारत को समय समय पर अनेक राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा है। 1966-1991 में भारत सरकार को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा है। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भारत को अमेरिका की ओर से गेहूं का निर्यात बंद करने की धमकी मिली। तो कहीं ना कहीं विदेशी सहायता के कारण इंडियन इकोनॉमी का नेगेटिव या प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ता है कि एक राजनीतिक दबाव बढ़ा है। दूसरा है बंधित ऋणों की समस्या। हमेशा विदेशी सहायता के साथ शर्त जुड़ी रहती है, तो ये बंधित ऋणों की कुछ समस्या रहती है कि उस सहायता का प्रयोग जैसी शर्त रखी गई है उसी के अनुसार करें। तो ये कुछ विदेशी सहायता जो बंधित ऋण हैं उनकी समस्या रही है। तीसरी है सहायता के प्रयोग की समस्या। भारत प्राय विदेशी सहायता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया है। हम प्राप्त सहायता का लगभग 70 से 80% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। शेष जो विदेशी सहायता मिलती है वह अप्रयुक्त रह जाती हैं। इससे एक और हमारी अकुशलता स्पष्ट होती है, तो दूसरी ओर भारी ब्याज की राशि चुकानी पड़ती है। तो सहायता के प्रयोग की समस्या भी बनी हुई है इंडियन इकोनॉमी में। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण। विदेशी सहायता के कारण आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है इंडियन इकोनॉमी में। विदेशी सहायता से देश में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी उद्योगपतियों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रकार की रियायतें व प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण में मदद मिली है। मुद्रा प्रसार का भय हमेशा बना रहता है। विदेशी सहायता के कारण देश में मुद्रा प्रसार को निरंतर बढ़ावा मिला है। वही भारी मात्रा में विदेशी सहायता मिलने के कारण देश के वित्तीय संसाधनों में बेहताशा वृद्धि हुई है, जिसका प्रयोग अनुत्पादक कार्यों में किया गया है। फलस्वरूप देश में भ्रष्टाचार, विलासितापूर्ण जीवन को बढ़ावा मिला है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पनपी है देश में। इसके कारण मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और यही स्थिति मुद्रा प्रसार की स्थिति की तरफ अग्रसर होती है। अनुचित लाभार्जन। देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल सा बिछ गया है। विदेशी सहायता के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियां अपने देश में आ गई हैं। ये कंपनियां अपने उत्पाद की लागत कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करती। दवाइयाँ, टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक आदि इसके उदाहरण हैं। ये कंपनियां न्यूनतम पूंजी की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तथा फिर उन्हें भारतीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर अनुचित लाभार्जन करती हैं। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी इंडियन इकोनॉमी पे देखे गए हैं विदेशी सहायता के। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट बताइए, या क्वेश्चन बन जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे विदेशी सहायता का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन की कहीं बात आती है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों देखे जाते हैं। अब बात करते हैं विदेशी सहायता की आधुनिक प्रवृत्तियां, रिसेंट ट्रेंड्स इन फॉरेन एड। विदेशी सहायता की आधुनिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? वर्तमान में विदेशी सहायता की निम्नलिखित प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। विश्वव्यापी तत्व, वर्ल्ड वाइड फैक्टर हैं विदेशी सहायता। अभी विदेशी सहायता देना व लेना आज विश्वव्यापी रूप धारण कर चुकी है, यानी प्रत्येक देश इसमें भागीदार हैं। दूसरा जो इसका ट्रेंड है, विदेशी सहायता का घटता प्रतिशत। विकसित देशों ने विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम 1% भाग आर्थिक सहायता के रूप में देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन विकसित राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग बहुत कम भाग आर्थिक सहायता के रूप में दे रहे हैं। 1% की सहमति दर्ज की थी, लेकिन 0.50% यानी आधा 0.50% भी नहीं दे रहे। उनमें लगातार विदेशी सहायता का जो प्रतिशत घटता चला जा रहा है। ऋण भार में वृद्धि, विभिन्न जो सम्मेलन होते हैं, अंकटाड सम्मेलन होते हैं, विभिन्न संस्थाओं जो विभिन्न वित्तीय बड़ी संस्थाएं उनके सम्मेलन होते हैं, उनमें ये स्पष्ट मानने में आया है, स्वीकार किया गया है कि विकासशील देशों के ऋण भार में विकसित देशों द्वारा कमी की जाएगी।
ऋण भार में विकसित देशों द्वारा कमी की जाएगी, परंतु इसके विपरीत निरंतर वृद्धि हुई है, यानी कमी की जगह वृद्धि को बढ़ावा मिला है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहायता देखी जा रही है। जैसे जैसे अब क्या हो रहा है, नया ट्रेंड ये आ रहा है विदेशी सहायता में कि विकासशील देश या अर्धविकसित देश विकसित देशों से सहायता नहीं लेकर परस्पर विकासशील देशों से ही सहायता ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो आपस में दोनों विकासशील देश आपस में विदेशी सहायता कर सकते हैं, इनके ब्याज की दर भी कम होगी और इतना केंद्रीयकरण भी नहीं हो पाएगा, इतना राजनीतिक हस्तक्षेप को भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि विकासशील देशों में पारस्परिक सहायता बढ़ रही है। नेक्स्ट है ऋण सेवाओं के भार में वृद्धि। विकासशील देशों पर ऋण सेवाओं का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। विकासशील देशों को विदेशी सहायता प्राप्त करते हुए 50 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं और उन्हें बड़ी राशि मूलधन के व ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती हैं। इस प्रकार उन्हें शुद्ध विदेशी सहायता बहुत कम प्राप्त होती है, यानी जो पैसा है वह तो ब्याज में ही एडजस्ट हो जाता है। अतः ऋण सेवाओं के भार में वृद्धि बढ़ती चली जा रही है। आवेदक देशों की बढ़ती संख्या। विदेशी सहायता चाहने वाले देशों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि उसी गति से विदेशी सहायता नहीं बढ़ी है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, विदेशी सहायता चाहने वाले देशों को आनुपातिक दृष्टि से पहले की अपेक्षा कम सहायता मिल रही है और इसी का परिणाम है कि अर्धविकसित देश और विकासशील देश आपस में विदेशी सहायता करने लगे हैं। नेक्स्ट है सहायता का विरोध। अधिकांश विकासशील देश अपने स्वाभिमान की कीमत पर किसी प्रकार की अपमानजनक सहायता प्राप्त करने को तैयार नहीं होते। इन देशों में शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको आदि देशों ने या आदि में जो राजनीतिक व आर्थिक घटनाएं घटी हैं उनसे प्राय सभी विकासशील देशों की आंखें खुल गई हैं, यानी सहायता का विरोध किया जा रहा है। अब बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन एड। विदेशी सहायता की भावी संभावनाएं कौन कौन सी हैं, भावी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। इसमें 5 बिंदु हैं। पहला है विकसित देशों द्वारा सहायता की ज़्यादा मात्रा, यानी विकसित देशों को अपनी राष्ट्रीय आय का 1% से ज़्यादा मात्रा इनको देनी चाहिए। यह भावी संभावना है कि ज़्यादा दी जाए। यदि विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का 1% प्रतिवर्ष विदेशी सहायता के रूप में देने को तैयार हो जाते हैं तो विकासशील देशों के आर्थिक विकास में कुछ मदद मिल सकती है। यह प्रोस्पेक्ट से लगाया जा रहा है कि हो सकता है 1% से ज़्यादा दे दी जाए। दूसरा संभावना है विकसित देशों की आर्थिक स्थिति। स्वयं कई विकसित देशों की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। रूस के समक्ष या कई विकासशील देश हैं कई विकसित देश हैं जिनके समक्ष भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो विकसित देश हैं उनके सामने भी इकोनॉमिक कंडीशंस की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे कहीं ना कहीं विदेशी सहायता प्रभावित हो रही है। विकासशील देशों के प्रयत्न। विदेशी सहायता का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि विकासशील देश स्वयं तीव्र गति हेतु कितने प्रयत्न करते हैं। यदि उनके द्वारा ठोस प्रयत्न किए जाते हैं तो एक तरफ विकसित देश उन्हें ज़्यादा सहायता देना पसंद करेंगे, दूसरी तरफ विकासशील देशों की विदेशी सहायता की कम आवश्यकता महसूस होगी। तो ये भी मेजर पॉइंट्स हैं कि विकासशील देश कितना खुद स्वयं प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट हैं अनुकूल शर्तें। शर्तें किस प्रकार की रहती हैं या किस प्रकार की रखी जाती हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है विदेशी सहायता हेतु। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाने का प्रयास। वर्तमान समय में एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाने का प्रयास चल रहा है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे विदेशी सहायता आसानी से मिल सकेगी, कम कीमत पे या कम ब्याज दर पे आसानी से प्राप्त हो जाएगी, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बन जाएगी। तो लास्ट है सजेशंस टू गेट फॉरेन एड। विदेशी सहायता के संबंध में क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। पहला सुझाव है मितव्यय उपयोग। विकासशील देशों को विदेशी सहायता का मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि आर्थिक संसाधनों की बर्बादी न हो। अधिकतम उपयोग, जितने भी विदेशी सहायता मिले उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए विकासशील देशों के द्वारा। निर्यात संवर्धन के उपाय।
विकासशील देशों को अधिक से अधिक निर्यात संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए। निर्यात व्यापार को बढ़ाने तथा आयात व्यापार को कम करने या आयात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देश में उत्पादन करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता को बढ़ाना चाहिए। देश में उत्पादन के साधनों को गतिशील बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा नवीन साधनों की खोज की योजनाएं भी क्रियान्वित की जानी चाहिए। उन्मुक्त सहायता शर्त रहित अर्थात उन्मुक्त सहायता की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए सहायता के साथ। दीर्घकालीन सहायता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी दीर्घकालीन एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध किया जाना चाहिए। आर्थिक प्रतिबंधों की समाप्ति की जानी चाहिए, यानी जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको कम किया जाना चाहिए या उनको समाप्त किया जाना चाहिए। और लास्ट है करारोपण व बचत। देश की बदली हुई आर्थिक दशाओं के अनुरूप करारोपण व बचत करने की प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए, यानी एक देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से टैक्सेशन और बचत में जो रूल्स हैं इनमें परिवर्तन किए जाने चाहिए। यहाँ ये चैप्टर अपना एंड होता है। धन्यवाद।